कॉर्बेट ने जिक्र किया है कि एक बार जब फ्रेडी साहब जो थे और कॉर्बेट साहब जंगल में उसके तलाश में निकले थे, जी। तो कॉर्बेट साहब ने देखा बरगद के पेड़ के ऊपर वो बैठा हुआ था अच्छा। और उनके निशाने पे थे ये लोग। वो चाहता तो गोली मार के इनको निपटा सकता था, क्योंकि उसको पता था कि ये लोग मुझे पकड़ने के लिए जंगल में घूम रहे हैं या मुझे मारने के लिए जंगल में घूम रहे हैं। हाँ, और उसने वहां पे भी इनको बख्श दिया। क्या बात है। कॉर्बेट ने मेंशन किया। एक बार जब उन्हें बुलाया गया था किसी आदमखोर टाइगर को मारने के लिए, तो उन्होंने पहले कहा था कि जो सरकार ने जो इनाम रखा हुआ है कि आप उस इनाम को हटाएं। हटा लीजिए। हाँ। टाइगर बेशुमार मारे जा रहे थे हुँ, और कॉर्बेट साहब का एक कंसर्न था कि सारे टाइगर खत्म हो जाएंगे। हुँ, क्यों? टाइगर वोट नहीं करते, वोट नहीं देते। नेताओं को इनसे कोई मतलब नहीं है कि वो पहले जो बंदूक से शूट करते थे, अब वो कैमरे से शूट करते थे। हुँ। और टाइगर को बचाने के लिए कॉम्पनसेशन वो खुद दे देते थे। जिम कॉर्बेट साहब ने हिंदुस्तान छोड़ दिया और वो चले गए। क्या इसकी वजह रही और क्या कैसे हालात थे उनकी ज़िंदगी में? लेकिन कॉर्बेट साहब के दिमाग में आ गया कि नहीं, अपन जमेगा नहीं ये जगह, लोग हमें रहने नहीं देंगे। और ऐसा कहा भी जाता है कि कॉर्बेट साहब ने जितनी किताबें लिखी हैं वो हिंदुस्तान छोड़ने के बाद लिखी, और राइट। शायद इसी ट्री हाउस में बैठ कर लिखी। क्या बात है। किसी इंसान के शिकार के शौक ने हुँ, एक बेजुबान को बेवजह हुँ, आदमखोर बना दिया। राजकुमारी जो थी वो सोई, लेकिन भोर में उन्हें फिर आवाज आई, उन्होंने देखा 2 गैंडे वाटर होल पे लड़ रहे हैं। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब पूरी रात जागते रहे अपनी हुँ। बंदूक लेकर के उनकी निगरानी के लिए, निगरानी करते रहे। क्योंकि वो उनको खतरा नहीं था, गैंडे नीचे लड़ रहे थे या लेपर्ड पेड़ पे चढ़ रहा था। तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन पूरी रात ऐसी बीती। तो ख्वाजा मीरदर्द साहब का वो शेर है कि सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो नौजवानी की जो तमाम अलामत हैं उनमें एक है घूमना घामना, सैर करना, तफरीह करना, दुनिया को देखना समझना। और इसी सैर में, इसी दुनिया को देखने के इस तजुर्बे में एक तजुर्बा है कुदरत के करीब जाने का, नेचर को नज़दीक से देखने का, जानवरों को, पक्षियों को, पहाड़ों को समझने का। और इसकी जो एक तरीक़ा ये भी है कि आप एक पॉडकास्ट के ज़रिए सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं, और उस पॉडकास्ट का नाम है शेर खान, जिसमें हमारे साथ होते हैं आसिफ़ खान उर्फ़ खानचा, जो हमें बताते हैं जंगल के किस्से, जंगल की कहानियाँ, जानवरों की ज़िंदगी, उनके संघर्ष, और इस तरह की कुछ मुख्तलिफ़ कहानियाँ। तो आज के एपिसोड को हम फिर से शुरू कर रहे हैं शेर खान के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और ये है शेर खान पॉडकास्ट। जंगल जिंदाबाद। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अरे शुक्रिया आपका सर। ये बताइए कि आज हम किस तरफ जा रहे हैं जंगल में, कहाँ जा रहे हैं और आज क्या दिखाने वाले हैं आप? देखिए, ये महीना जो है बहुत अच्छा है, सावन का महीना है। हुँ, साथ में ये महीना वो महीना है जिस महीने में जिम कॉर्बेट साहब का जन्म हुआ था। बेशक। हालांकि 25 जुलाई को उनका जन्मदिन है। कायदे से मुझे लग रहा था कि 25 जुलाई को ही हम इसे रिलीज़ करें, जी। बट वक्त का कोई भरोसा नहीं, आप रहें ना रहें। सही तो बात है। मैंने कहा पहले ही रिकॉर्ड करके कॉर्बेट साहब को पेश किया जाए। इसकी एक वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि 25 तारीख को सभी लोग कॉर्बेट साहब के बारे में लिखेंगे, जी, बताएंगे। जी, जी। तो शेर खां की कोशिश ये है कि सबसे पहले हम हम इसे लोगों को रिकॉर्ड कर बताएं। लें। ठीक पहले है। इसलिए नहीं कि हम उनको बहुत अच्छे से जानते थे, जिम कॉर्बेट को सभी लोग जानते हैं, कॉर्बेट हुँ, साहब को। हुँ। तो मेरी तमन्ना थी, मेरी खुशी थी, हम कि दोनों इस ने पर हम डिस्कस बात किया करें। कि इस पे बात करें। बिल्कुल, तो सही मौज़ू है और सही बात है। तो आज हम बात करेंगे जिम कॉर्बेट साहब पर। इससे पहले हमने एपिसोड में भी उन पर उनकी किताबों पे टुकड़ों में बात की बात है, की। उनकी किताब पर बात की है, बहुत सारे किस्से जो आपने बताए थे। तो अगर हम उन पर बात कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप उनका तारुफ़ एक बार ऑडियंस को करा दें कि वैसे वो। तो उनको ज़रूरत नहीं है, हाँ, फिर फिर भी जो भी। जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूँ। जिम कॉर्बेट साहब का जो जन्म हुआ वो 25 जुलाई 1875 को हुआ। हुँ, उनका पूरा नाम जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट था। हुँ, और ये 16 भाई-बहन थे हुँ। और कॉर्बेट साहब का नंबर 8वां था। जी। और कॉर्बेट साहब बचपन से ही जंगल, पहाड़, जानवरों से उनका बेइंतहा लगाव था। इनफैक्ट इतना ज़्यादा था कि दूर कहीं अगर कोई चिड़िया बोलती थी, हुँ, तो बता देते थे कि फलाने पर है। कोई दूर से कॉल आई किसी जानवर की, हुँ। डियर की या तो अजीब-अजीब अंदाज़ा जानवर रहता जो था थे, किसकी है। किसकी है। तो उनका शौक इतना ज़्यादा था कि उसमें रम गए थे वो। हुँ, और एक घटना उनके साथ घटी कि उनके जो वालिद साहब थे, जब वो 6 साल के थे तभी वो दुनिया को अलविदा कह गए थे। हुँ, और स्कूलिंग वगैरह उनकी
मतलब चल रही थी, बट उनका पढ़ाई में खासा कोई मतलब इंटरेस्ट था नहीं। उनका तो वही था जंगल पहाड़। तो 18 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी। उन्होंने कहा मुझसे नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, जो कि उनकी अपनी चॉइस थी, उनको लगा नहीं कर पाएंगे। और पढ़ाई छोड़ करके फिर उन्होंने बंगाल एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में फ्यूल इंस्पेक्टर का काम किया। अच्छा, कम ये जानकारी तो कम जगह पर है, हमें लगता है। लोगों को पता होगी, लेकिन मुझे जो लगा। और उसके बाद उन्होंने मोकामा घाट पे कॉन्ट्रैक्टर का काम किया। मतलब आप देख सकते हैं कि एक बच्चा 6 साल में उनके बाप नहीं रहे, और फिर उन्होंने पढ़ाई छोड़ी, फिर फ्यूल इंस्पेक्टर बने, फिर वो ठेकेदारी भी कर रहे हैं। कॉर्बेट साहब का जन्म हिंदुस्तान में ही हुआ था, तो पूरी तरीके से वो हिंदुस्तानी थे। ये आगे चल के हम और बताएंगे कि उनको किस बात से तकलीफ रही। तो ये सारा कुछ उनका था। तो क्योंकि अब हम जब भी जिम कॉर्बेट का जिक्र करते हैं या उनके हवाले से कहीं पर भी बात होती है, तो जाहिर है उनकी जो शिकार करने की जो उनका टैलेंट था, और उन्होंने जो उनके जो अचीवमेंट्स हैं लाइफ के, जिन्होंने बहुत खूंखार टाइग्रेस को और उन सबको उन्होंने किया, तो उनकी उसी शख्सियत के हिसाब से मैं बात करना चाहता हूँ कि एज अ शिकारी, एज अ हंटर उन्होंने जो किया, तो क्या आप उनके पहले शिकार के बारे में बता सकते हैं कि वो कैसे ये कारवां शुरू हुआ जब उन्होंने पहली बार किसी आदमखोर का शिकार किया? 31 मई 1907 अच्छा। 1907 को उन्होंने पहला आदमखोर मारा था, द मैन ईटर ऑफ चंपावत। इनफैक्ट तब कॉर्बेट महज 31 साल के थे। इस पे हमने बुक को पूरा हमने पढ़ा भी है, हमने जिक्र किया है। मैं चाहूँगा टीम से, प्रोड्यूसर साहिबा से, कि इसको यहाँ पे उस लिंक को लगा दें जिन्होंने नहीं देखा है, जिससे वो उनको देख सुन सके। और आखिरी आदमखोर जो उन्होंने मारा था जब वो 63 साल के थे, और 1938 में उन्होंने टोंक गांव एक होता था वहाँ पे मारा था। और मतलब आप देखिए रेंज, 31 साल और फिर अगला मारा 63 साल, यानी 32 साल तक वो इस एक्टिव रहा एज अ शिकारी। बहुत लंबा टाइम होता है। और उस जमाने में हंटिंग करना खतरनाक होता था, राइट, क्योंकि उतनी सुविधाएं नहीं होती थी। वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ काम आती थी, वो था आपका एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, जो कॉर्बेट साहब के पास था। बाकी किसी के पास नहीं था, क्योंकि एक टाइगर को ट्रैक करते करते सालों लगते थे। उसका बिहेवियर पैटर्न समझना है, तमाम चीज़ें जाननी है, चीज़ों को जानना, मुआयना करना, जगह पे जाके कैसे किया होगा, और कितने टफ सिचुएशन में वो रहते होंगे, इसको इमेजिन कीजिए। आज हम हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, हम बहुत एडवांस उसमें मॉडर्न एज में रह रहे हैं। उस समय पैदल ट्रैकिंग करना, गन्स भी मैं कहूँगा आज की तरह इतने एडवांस नहीं थे। और ये हंटिंग उन हंटिंग से बहुत अलग है जो हम सुनते हैं कि राजा महाराजाओं ने घेर के मार दिया और वो कर लिया। ये उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग होता है। हाँ, पर ये इसमें क्या है कि आदमखोर है, आपको उसका पीछा करना है, स्ट्रैटेजी से सोचना है, और वो बहुत, जैसे रुद्रप्रयाग वाले टाइगर की जो हम लेपर्ड की हमने बात की थी ना, जिसमें इन्होंने से मारा, वो कितना खूंखार और कितना चालाक वो था, बिल्कुल, है ना। वो तो मेरे ख्याल से आप ही ने ये बताया था कि वो तो अपने हाथ से दरवाजे खोलना सीख गया था वो, है ना, कि वो उल्टा कॉर्बेट साहब को चेस करने लगा था। राइट, वो इतना स्मार्ट लेपर्ड था, इतना शातिर था वो, कि जिम कॉर्बेट उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन वो उनके पीछे पीछे उनको जैसे गोल गोल घूम रहे हैं, वो उन्हें ढूंढ रहे हैं उन्हें। तो वो एक्सपर्टाइज थी कॉर्बेट साहब की, कि उन्होंने 32 साल तक ये किया। लेकिन बाद में फिर वो पहले हंटर थे, शौकिया हंटिंग किया करते थे। फिर उन्होंने हंटिंग छोड़ दी, वो कंजर्वेशन के लिए उन्होंने काम किया, उसको बचाने के लिए। सिर्फ उसे मारते थे जो आदमखोर होता था, जो जरूरी है। और लास्ट जो उन्होंने जब डिसाइड किया कि हंटिंग छोड़ने की एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे कॉर्बेट साहब ने डिसाइड किया कि अब मैं शिकार नहीं करूँगा। वो चंपावत वाला किस्सा था। जब उन्होंने उसको हंट किया तो देखा कि उसके केनाइन के नीचे तक बोन जो थी, हड्डी, वो टूटी हुई थी, और वो किसी की गोली से लगी थी। यानी किसी और ने शिकार की कोशिश की उस टाइगर पे, और वो मरी नहीं, उसके दांत में लगा, वो हड्डियां टूट गई। तो उसको हंट करने में, वाइल्ड में प्रॉब्लम हो रहा था, चीतल को मारना, सांभर को मारने में। तो उसने इंसान की तरफ अपना रुख किया। तो वहाँ पे
कॉबेट साहब ने जिक्र किया कि किसी इंसान के शिकार के शौक ने एक बेजुबान को बेवजह आदमखोर बना दिया। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उसकी, तो उन्होंने वहाँ पे इस चीज़ को छोड़ दिया। बाकी मैं ये भी सवाल पूछना चाह रहा था कि हम आगे और सवाल पूछेंगे उनके कंजर्वेशन के लिए उन्होंने जो काम किया और नेचर के प्रति उनका कैसा लगाव था। लेकिन शिकारी के तौर पर आप उनको उनकी खूबियों को कैसे जज करते हो? क्या क्या उनके अंदर शातिरपन था, या क्या स्ट्रैटेजी क्या अपनाते थे वो करने के लिए, और हिम्मत कितनी थी उसके कुछ किस्से या कुछ जानकारी अगर आप बताएं। देखिए, मैं कभी भी किसी हंटर या हंटिंग को वो नहीं दूंगा कि अच्छी चीज़ थी। जी जी हाँ, जी। कॉबेट साहब की बात थोड़ी सी अलग है हाँ, कि पहले वो हंटर थे, बाद में उनको एहसास हुआ ये गलत है, तो उन्होंने बदलाव किया और बहुत ज़्यादा काम किया फिर उन्होंने इस बेशक। फील्ड के लिए। कॉबेट साहब की खूबी क्या थी कि वो बचपन से जंगल में थे। आम हंटर से वो कैसे अलग थे, आम शिकारियों से कॉबेट साहब कैसे अलग थे? वो ऐसे कि उनका पूरा जीवन जंगल में वो बीता। बाहर से जंगल में नहीं आए। बाहर से जंगल में नहीं, जंगल में ही रहते थे। और काला ढूंगी जो जगह है, जब आप नैनीताल जाते हैं जी। तो काला ढूंगी पे ही उनका घर था, जहाँ उनकी पैदाइश हुई। और तो वो बिल्कुल अभी भी जाएंगे तो कॉर्बेट रेंज में ही आता है, मतलब टाइगर वहाँ पे भी देखे जाते हैं। तो कॉर्बेट साहब बाय बर्थ उनके खून में जो था वो जंगल था, वो जानवर था। इनफैक्ट वो जानवर की, टाइगर की ग्राउलिंग निकालते थे, आवाज़ निकाल सकते थे, अच्छा। उसको बुलाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। वाह। तो कई बार उन्होंने ऐसा किया। और बिहेवियर को जितना वो समझते थे, जंगल को जितना वो समझते थे, वो शायद आम आदमी को उतनी समझ, या आम शिकारी को उतनी समझ नहीं थी जितना इनको था। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े मैन ईटर कुमाऊं रेंज में या उत्तराखंड में हुए, जो अब उत्तराखंड हो गया, पहले उत्तर प्रदेश हुआ करता था, कॉबेट साहब ने उसको अंजाम दिया। और तब तो ये टेक्नोलॉजी नहीं थी ना कि जीपीएस लगा दिया, कुछ कुछ हमने उसको सर्च ऑफ करने के कोर्स। लिए। तो बहुत टफ सिचुएशन होता था जहाँ पे वो इन सब चीज़ों को तभी कर पाते थे क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट कॉबेट साहब की एक खूबी थी कि जब भी कभी कोई मैन ईटर होता था और ऑफकोर्स उनको इनवाइट किया जाता था, बुलाया जाता था रिक्वेस्ट करके कि साहब आइए, हमें इस टाइगर से मुक्ति दिलाइए या हमें बचाइए। तो उनकी पहली शर्त ये रहती थी कि आपने जितने भी हंटर्स बुलाए हैं या इस शिकार के हंट के लिए आपने जितने भी हंटर लगाए हैं उनको हटा लीजिए, तब मैं इस पे काम शुरू करूँगा। इसकी एक वजह मुझे जो समझ में आती है वो इसलिए कि एक स्ट्रैटेजी के तहत वो काम करते थे। वो हमेशा आप देखेंगे कि जब भी किसी टाइगर को ट्रैक करते थे, तो मान लीजिए कहीं पे उसने किसी को मार डाला, तो वो उसको पूरा मुआयना करते थे कि खून यहाँ पे गिरा है, यानी इतनी दूरी पे गया होगा, इसका पैटर्न क्या था, खाया है कि नहीं खाया है। तो अगर 4 शिकारी लगे रहते तो 4 तरफ से गोलियां चला रहे होते, यानी टाइगर जो होता, मान लीजिए शिकारी लेफ्ट से जा रहा है, एक शिकारी राइट में खड़ा है, एक दूर कहीं खड़ा है, तो टाइगर को पकड़ना मुश्किल हो जाता है ना। अकेला आदमी को उसको पता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इस जगह पे नहीं दिखा, हो सकता है वहाँ दिखे, हो सकता है वहाँ दिखे। तो उस पूरे जो पैटर्न को वो फॉलो करते थे, वो उन सब शिकारियों से कॉर्बेट साहब को बिल्कुल अलग कर देता था। ये भी जिक्र हुआ था कि एक बार जब उन्हें बुलाया गया था किसी आदमखोर टाइगर को मारने के लिए, तो उन्होंने पहले कहा था कि सरकार ने जो इनाम रखा हुआ है कि आप उस इनाम को हटाएं। हटा लीजिए। हाँ, नहीं तो लोग उसके पीछे इनाम लालच के लालच चक्कर में में। मारते रहेंगे और वो नहीं, उसमें ये मुश्किल होता है हो कि सकती इनाम है। के चक्कर में बेगुनाह बेजुबान और मारे जाते हैं, क्योंकि वो तो पैसे के लालच में किसी टाइगर को, ये हो सकता है, ये हो, तो हो सकता है वाले में आज भी जैसे मैं कहता हूँ और मानता हूँ कि अगर एक मैनीटर, आज जो उत्तराखंड में बहुत सारे लेपर्ड और टाइगर किस्से आते हैं जहाँ पे उनको सुसाइड के ऑर्डर आते हैं, राइट। लेकिन एक कसूरवार मैनीटर लेपर्ड को मारने में 2-3 बेकसूर भी निपट जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। पर जब हम हंटिंग की बात करते हैं तो एक मन में ये सवाल तो आता ही है कि क्या किसी आदमखोर जानवर को मार देने के अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं, या जिन पर हमें काम करना चाहिए एज अ वाइल्ड लाइफर की कुछ ऐसी कोशिशें हों कि उन्हें ना मारना पड़े? क्या कुछ अब मौजूदा वक्त में क्या ऐसी कुछ कोशिशें हुई हैं? देखिए, यूजुअली ये सब डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना है। हिंदुस्तान में हर चीज़ प्रेशर से होता है। करेक्ट। अब मान लीजिए किसी इलाके में लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगे हैं और धरना प्रदर्शन करने लगे हैं, राइट। इलेक्शन का टाइम करीब हो, तो सरकार को लगता है यार ठीक है, बहुत रोष है, शूटर साइड के ऑर्डर दे दो।
वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। राइट। नहीं तो दूसरा तरीका जो होता है, उनको पकड़ा जाता है और जू में रखा जाता है। हम्म। तो खैर वो सरकारें फैसला लेती हैं। हम्म। बल्कि कॉबिट साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आगे मैं आपको बताऊंगा। हम्म। बल्कि जब कॉबिट साहब अपने पुराने एज में पहुंचे हम्म। तो उनके दोस्त सर सब उनकी बातें होती थी। हम्म। तो ये बात निकल के आई कि टाइगर को अगर आप परेशान नहीं करेंगे हम्म। तो आपको परेशान नहीं करेगा। बिल्कुल। तो इतने हद तक उन्होंने अपनी चीज़ों को बदला। बल्कि एक साहब मार्टिन बूथ इतने बड़े राइटर थे, उन्होंने एक कॉर्बेट के ऊपर बायोग्राफी लिखी थी जी। जिसका नाम था कारपेट साहिब, इसी नाम से द मशहूर थे। लाइफ ऑफ जिम कॉर्बेट। हम्म। कारपेट साहब उनको लोग कहते थे क्योंकि उस समय नाम लेना बड़ा मुश्किल होता था, कॉर्बेट नहीं बोलते, कारपेट साहब। तो कुमाऊं में या उत्तराखंड में उनको जो जाने जाते थे ज़्यादा कारपेट साहब के नाम कारपेट से। साहब मैंने हो भी गए। ऐसे कई लोगों से हाँ। मुलाकात की। ठाकुरदत्त जोशी साहब जो कि ऑफिशियल हंटर थे अपने आखिरी वक्त तक उत्तराखंड के, वो कॉर्बेट साहब को पर्सनली जानते थे। हम्म। तो कारपेट साहब ही बुलाते थे। तब वो बच्चे थे बहुत। हम्म। तो उनसे जब मैं मिला, बातचीत हुई, तो उन्होंने भी ठीक यही नाम लिया, कारपेट साहब। कारपेट साहब। कारपेट साहब। मार्टिन ने अपनी बुक में लिखा कि जब इन्होंने हंटिंग छोड़ दी और घर में रहते थे अपने, तो अक्सर जब कोई जाता था कि कारपेट साहब मेरे गांव में टाइगर आ गया है, मेरे गाय को मार दिया, किसी इंसान को मार दिया, तो कारपेट साहब को पहला होता था गन निकालो और चलो। लेकिन बाद में जब वो बूढ़े को उन्होंने शिकार छोड़ दिया, तो एक जैसे कोई गया कि कारपेट साहब टाइगर घुस के मेरे या लेपर्ड घुस के मेरे गाय को मार दिया, भैंस को मार दिया। तो कारपेट साहब पता क्या बोलते थे? मेरा बटुआ निकालो। और बटुआ मंगाते थे, पैसे निकालते थे, उसको दे देते थे कि ये तुम्हारा हर्जाना रहा, टाइगर नहीं मारूंगा। क्या बात है। तो वो जो हंटर थे तब थे, जब छोड़ दिया तो ये बने कि उनके जो पहले हाथ में बंदूक हुआ करती थी, राइट, फिर उसके बाद उनके हाथ में कैमरा और बटुआ हुआ करता था। क्या बात है। कि वो पहले जो बंदूक से शूट करते थे, अब वो कैमरे से शूट करते थे। और टाइगर को बचाने के लिए कॉम्पनसेशन वो खुद दे देते थे। करेक्ट। कि ये पकड़ो और जाओ। बल्कि मार्टिन ने लिखा था कि कॉर्बेट साहब एंड में बहुत दुखी थे क्योंकि हंटिंग चरम पे था। अगर आप देखें 1972 से पहले टाइगर बेशुमार मारे जा रहे थे और कॉर्बेट साहब का एक कंसर्न था कि सारे टाइगर खत्म हो जाएंगे। क्यों? टाइगर वोट नहीं करते, वोट नहीं देते, नेताओं को इनसे कोई मतलब नहीं है। वो लोग जो गन खरीदते हैं वो वोट देते हैं, यानी जो शिकार करने के लिए गन खरीदते हैं वो वोट देते हैं सरकार को, कहते हैं ठीक है टाइगर की नहीं सुनेंगे, इंसान जो कर रहा है उसकी सुन लेंगे। यहाँ तक उनका कंसर्न था। करेक्ट। तो इस सोच के आदमी को आप क्या कहेंगे? बेशक। और क्योंकि जंगल से वो बहुत नज़दीक थे, उन्होंने इस पूरे नेचर को बहुत करीब से देखा, तो एक लगाव भी होता है आपका उसके प्रति। और जहाँ आप बचपन से पले बड़े हों, जैसे हम 3 पुश्तें यहाँ पे 3 पुश्ते, जैसे हम अपने जहाँ भी शहर से हम आते हैं तो अपने शहर की एक ख़ास बात लगती है ना कि भाई हमारे शहर की बात अलग है। तो जो इंसान जंगल में जिसका कनेक्शन हमेशा से रहा है, जाहिर है उसका रहा। लेकिन ये समझ आते आते वक्त लगा कि किसी आदमखोर को मारना नहीं है, क्योंकि कोई आदमखोर उन हालात से बनता है जो आदमखोर नहीं, किसी टाइगर को बेजुबान को नहीं मारना हाँ, है। किसी और बेजुबान को आदमखोर नहीं है मारना तो है। फिर वो उसको हाँ, मतलब आपने जो बताया ना कि वो जो आदमखोर इसलिए बना क्योंकि उसके कैनाइन में एक बुलेट लगी हुई थी। तो ये भी एक फैक्ट एस्टैब्लिश होता है कि इसलिए कि आदमखोर भी कोई जानवर तभी बनता है जब उसके लिए इंसान वैसे हालात पैदा करता है। बिल्कुल, हालात पैदा कई बार इंसान ने, जैसे इस वाले केस में इंसान ने किया, उसको बुलेट लगी, उनके कैनाइन की हड्डियां नीचे तक टूट गई, वो हंट नहीं कर सकती, तो वो मैनीटर हो गया। तो ये एक समझ बनती लेकिन है। कई बार वो हालात टाइगर के भी होते जब वो बूढ़ा हो जाता है या right. किसी कई बार हंट करते समय या फाइट के दौरान वो इंजर्ड हो जाता है, जहाँ पे उसको हंट करने में दिक्कत आती है, तो वो मैनीटर बन जाता है। पर आपने उनके बारे में इतनी शानदार डिटेल्स बताई, पर एक इसका पहलू जो उदास करने वाला है वो ये है, पता नहीं उदास करने वाला है भी या उसके पीछे क्या वजह है, कि वो जिम कॉर्बेट साहब ने हिंदुस्तान छोड़ दिया और वो चले गए। क्या इसकी वजह रही और क्या कैसे हालात थे उनकी ज़िंदगी में? देखिए, ये मेरे ख्याल से ये फैसला उन्होंने गलत लिया, ये मेरा अपना ओपिनियन। अच्छा। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों के खिलाफ बहुत गुस्सा था लोगों में। माहौल बन गया था। हालांकि ये अंग्रेज थे
लेकिन 3 पुश्त अगर ये हिंदुस्तान में इनकी पैदाइश इसी धरती पे हुई तो हिंदुस्तानी थे, लेकिन उनके जहन में आ गया कि यार नहीं, मुझे यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। जाना वो नहीं चाहते थे, बट ब्रिटिश टाइम वाला था, वो अंग्रेज जा चुके थे और इनके लिए मुश्किल इनको लगता था बढ़ जाएगी। अच्छा, इनकी जबान क्या थी? ये बोलते थे तो ये लोकल भाषा हाँ, हिंदी भी बोलते थे कॉबेट साहब, क्योंकि जो लोकल लोग होते थे वो थोड़ा एक्सेंट वैसा होता था, बट हिंदी अच्छी जानते थे वो। ओके। और इंग्लिश तो उनकी मतलब अच्छी थी। तो कॉबेट साहब की बहन मैगी भी यहाँ रहना चाहती थी। कॉबेट साहब भी रहना चाहते, लेकिन कॉबेट साहब के दिमाग में आ गया कि नहीं, अपन जमेगा नहीं, जगह लोग हमें रहने नहीं देंगे। तो छोटी हल्द्वानी जो कि उनका घर था, वहाँ के लोगों ने समझाया कि आप बेकार सोच रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हम आपके, आप हमारी, ये देश आपका, आपने इतना कुछ किया है। बट मार्टिन बूथ ने फिर अपनी किताब में लिखा था कि कॉबेट साहब जब केनिया फाइनली भारत से जब वो गए, कि केनिया पहुंच के भी अपना देश नहीं भूले। मतलब कॉबेट मानते थे कि हिंदुस्तान ही जो भारत है, जो इंडिया है, उनका देश है, वो नहीं भूल पाए और वहाँ जाकर भी वो लोगों से जुड़े रहे। तो जब वो जा रहे होंगे अपने वापस देश, तो उस वक्त की कुछ कोई है उनको रोकने की कुछ कोशिशें हुई होंगी? हाँ, पूरे लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की और जैसा कि मैंने कहा, लेकिन वो रुके नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना मन बना लिया था। भारी मन से सही, लेकिन मन बना लिया था कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, और वो केनिया चले गए। और हिंदुस्तान छोड़ने के बाद भी वो हिंदुस्तान को भूले नहीं, ना अपने लोगों को। उन्होंने अपने पुरखों का जो घर था वो बेच दिया, जो कि नैनीताल में अब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, गर्नी हाउस के नाम से है। मैं गया हुआ हूँ वहाँ पे, जो एक बड़े उद्योगपति, वो उसमें अब अपना एज इट इज़ उन्होंने रखा है, म्यूजियम की तरह ही। तो पूरा, क्योंकि तब क्या होता था, सर्दियों के मौसम में कॉबेट साहब छोटी हल्द्वानी रहते थे। अच्छा। और गर्मियों के मौसम में वो नैनीताल चले जाते थे, अपने गर्नी हाउस जो अब जाना जाता है। और कमाल की बात है कि उनकी पढ़ाई जहाँ से हुई है नैनीताल में, अभी भी आप जाएंगे 12 पत्थर से राइट को, लेफ्ट को मुड़ते हैं टूवर्ड्स घुघू खाम यानी पंघोट वाले रास्ते पे, तो वहाँ से एक आगे जाकर राइट को रास्ता करता है, बिड़ला मंदिर है। उस स्कूल का पहले कुछ और नाम हुआ करता था, बदल बदल के अब वो बिड़ला मंदिर के नाम से जाने, जहाँ पे जिम कॉबेट ने पढ़ाई की थी। अच्छा। और जब उन्होंने नैनीताल का घर बेचा, तो जाते जाते उन्होंने नैनीताल के जो बैंक में उनका अकाउंट था वो उन्होंने बंद नहीं किया। अच्छा। हाँ, तो वो, और उसमें जो उनके नौकर थे राम सिंह, तो उन्होंने लिखित में ये दिया, एक अपना मतलब एक व्हील बनाया, एक स्टैम्प पे लिख के दिया था कि राम सिंह को हर महीने 10 रुपये मिलते रहेंगे। वो अकाउंट उन्होंने बंद नहीं किया, और जब तक जिम कॉबेट जिंदा रहे, राम सिंह को वो रकम मिलती रही। मतलब रकम और बड़ी होगी, 10 से 20 हो गए होंगे, लेकिन राम सिंह को उन्होंने एंड तक नहीं छोड़ा। और काला डूंगे का एक प्लॉट था, उन्होंने राम सिंह के नाम कर दिया। मतलब जा रहे हैं तो भाई जिन्होंने कितनी सेवा की। बाद में हालांकि राम सिंह जी तो गढ़वाल के रहने वाले थे, उन्होंने भी उस घर को बेच करके गढ़वाल की तरफ चले गए। वाकया यूँ था कि जब वो जा रहे थे तो लखनऊ जब लोग छोड़ने आए थे, राम सिंह और बाकी लोग, तो राम सिंह फूट फूट के रो रहा था। और मार्टिन लिखते हैं कि क्या कॉर्बेट भी रोए होंगे? ऑफ कोर्स रोए होंगे, भले मन में रो रहे हों, और वो किताब में इस बात का जिक्र है। आप समझ सकते हैं कि एक आदमी यहाँ पैदा हुआ। मैं इस वाले बात पे आ रहा हूँ जो आपने कहा कि छोड़ने की वजह। जी। बड़ा मुश्किल होता है जब आपने भी अपना घर छोड़ा होगा लखनऊ से, जबकि लखनऊ ये रहा 4 घंटे की दूरी पे, 5 घंटे की दूरी पे, फिर भी एक खलिश, एक दुख, अफसोस हुआ होगा ना आपको। बिल्कुल, मैं अपना शहर छोड़ के जा रहा हूँ, जबकि आप शहर छोड़ के दिल्ली आए, आप जा भी सकते हैं, जाते भी हैं आप महीने में, 2 महीने में, या त्यौहार पे, या जब भी ज़रूरत होती है आपकी। लेकिन कॉर्बेट साहब तो इंडिया ही छोड़ के चले गए, कभी नहीं है। मतलब एक पूरी अपनी पुरखों की बनी बनाई विरासत, अपने बचपन की यादें, वो सब छोड़ के जाना, अपनी सब कुछ जो अर्न किया था, चाहे वो उनकी ज़मीन, पैसा, वो सब सेकेंडरी था। जो इतना बड़ा नाम, इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत जो उन्हें कमाई थी, बिल्कुल, वो सब कुछ छोड़ के जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इससे अंदाजा भी लगता है कि कितना प्रेशर होगा। ऑफ कोर्स, कितना प्रेशर। मुझे लगता है वो गफलत में गए। हाँ, होते तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई प्रॉब्लम होती, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था। ऑफ कोर्स, वो वाले अंग्रेज नहीं थे जो
हमसे गुलामी कराते थे, बल्कि वो तो गाँव वालों के साथ रहते थे। इनफैक्ट आप जब अभी भी जाते हैं छोटी हल्द्वानी, जो कॉर्बेट का गाँव जहाँ उनकी पैदाइश हुई, अभी तो उसको ऑफिशियली बोला जाता है कॉर्बेट का गाँव, छोटी हल्द्वानी। जी, तो अगर आप एंड में जाओगे ना तो बाउंड्री है। राइट। वो बाउंड्री इसलिए थी कि वहाँ के जो किसान खेती करते थे तो वाइल्ड बोर आके उनके खेत को नुकसान पहुंचाते थे। तो कॉर्बेट साहब ने अपने पैसे से वो बाउंड्री बनवाई थी, जिसके ढांचे आपको देखने को मिल जाएंगे। जाते वक्त उन्होंने किमिको देवी को अपनी बंदूक दे दी थी, जो अब सरकार ने ले ली उनसे, ताकि उसका रोजगार का जरिया चलते रहे। वाह। लोग देखने जाते थे तो नजराने तौर पे जो भी आपकी क्या बात, इच्छा हो, है मर्जी हो, सबके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम बहुत करके, बहुत। है ना। उसके बावजूद कई लोगों के पास वहाँ पे लेटेस्ट पड़े हुए हैं, वो खत के जरिए बने रहते थे, जुड़े रहते थे उनसे, क्योंकि दिल उनका यहीं बसता था। बेशक। और उसके बावजूद केनिया में रह के भी कितने लोगों की मदद करते रहते थे। किसी को जरूरत पड़ गया, उस जमाने में लगाम चलता था और कई कई तरह की चीजें थी, कॉर्बेट साहब भरा करते थे। तो लोगों से बेपनाह उन्हें मोहब्बत थी और लोगों को भी बेपनाह कॉर्बेट साहब से मोहब्बत थी। जाना उनके लिए बहुत दुखद था, साथ साथ वहाँ के लोगों के लिए बहुत दुखद था। कितने लोगों को इन्होंने निजात दिलाया। बिल्कुल। इनकी कहानियाँ आप पढ़िए। इससे मुझे कुछ याद आया तो मैंने कहा साझा कर दूं कि ये कहानी कुछ एक मशहूर उर्दू के जो शायर थे जोश मलिहाबादी, उनसे कुछ जुड़ती है कि जोश साहब हिंदुस्तान के बाशिंदे मलिहाबाद में पैदा हुए, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो एक बार पाकिस्तान में गए वो मुशायरा पढ़ने के लिए। तो वहाँ किसी ने इनको ये कहा कि भाई देखो अभी तक तो तुम बहुत इज्जत और तुम एहतराम के साथ वहाँ रहते हो हिंदुस्तान में, कोई लेकिन आने वाले वक्त में पता नहीं कैसे हालात बने, तो तुम्हारी तो जैसे जैसे कट गई है, पर तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। तो आदमी अपने लिए नहीं डरता है, फिर वो सोचता है कि पता नहीं लंबा सोच आगे जाता है। आगे क्या हो। तो फिर इस गफलत में जोश मलिहाबादी फिर पाकिस्तान में बस गए, लेकिन फिर वो पूरी जिंदगी वापस हिंदुस्तान आने की कोशिश करते रहे, क्योंकि उन्हें वहाँ वो सब नहीं मिला जिसकी उम्मीद में वो वहाँ गए थे। और आखिर में उनकी कब्र भी वहीं पर है और उन्हें वो चाहते थे कि उन्हें यहाँ दफनाया जाए, पर वो नहीं हो सका। तो ये अपनी ज़मीन छोड़ के वापस जाना ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत ट्रेजेडी है जो बहुत सारे लोगों ने झेली है। और उसी में जिम कॉर्बेट साहब ने भी इस वो गम से दर्द, वो गुजरे बिल्कुल। और ज़ाहिर है वो बहुत मुश्किल रहा होगा। और इसीलिए उन्होंने अपने जो साथी उनके साथ काम करते थे उन सब के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम किया। और उस समय ना मुझे लगता है पार्टीशन वाला टाइम, अंग्रेजों वाला टाइम जो था, आप सोच सकते हैं पार्टीशन कितना बुरा रहा होगा। बेशक बहुत भयावह। आज भी हम उस चीज़ को भुला नहीं हाँ पाते। हाँ बिल्कुल। जो उधर के लोग हैं या इधर के लोग हैं, कई लोग रोते भी फिरते हैं कि क्या हो गया था। बहुत सारे लोग गए, जिम कॉर्बेट भी गए। आपको याद होगा हमने जूनागढ़ के महाराजा मोहब्बत खान साहब की बात की थी। राइट। वो भी हिंदुस्तान छोड़ के गए। क्यों? क्यों का जवाब तो वही जानते होंगे, हम तो अपन तो थे नहीं उस टाइम पे। करेक्ट। एक दूसरा, आज बैठ के उस टाइम को डिस्कस करना बहुत आसान लग रहा है हमें, करेक्ट। लेकिन उस टाइम में अगर होते तो शायद डिस्कस करना बड़ा मुश्किल होता। तब कौन क्या फैसला लेता और नहीं हाँ, कह क्या सकता। हालात थे हमें नहीं पता, एग्जैक्टली किसके पर क्या बीत रहा था, बीत रही थी, हमें नहीं पता। वो कॉर्बेट साहब ने क्या ऐसा महसूस किया, क्या ऐसा देखा जो इतना बड़ा फैसला उन्होंने लिया। मेरे ख्याल से थोड़ा और सोचते और ये फैसला बदल तो हम जाता, लोगों के लिए अच्छा रहता, हम लोग को तो ज्यादा और मुझे के बहुत बारे खुशी में। होती कि जहाँ पे उन्होंने सब कुछ कमाया वहीं वो रहते। वो जो एक अक्सर जब सुल्ताना डाकू का जिक्र आता है 1920 के वक्त के, एक बहुत पुराने एक डाकू जिनका नाम बहुत बहुत लिया जाता नामी। है, हाँ, नामी है वो। अपने जमाने में रॉबिन हुड टाइप की Yes. इमेज उनकी थी। उनके साथ भी एक जिक्र आता है एक किस्से में, उनका क्या है वो किस्सा? कॉर्बेट साहब ने किताब लिखी माई इंडिया, उसमें उन्होंने जिक्र किया सुल्ताना डाकू। हालांकि काफी वक्त तक ये एक मिथ लगता था, मिथ्या, कि ये हाइपोथेटिकल कैरेक्टर है, ये एग्जिस्ट नहीं करता था सुल्ताना डाकू। इसके बड़े अजीब किंवदंतियां कहानियां सुनाई जाती, लेकिन जब कॉर्बेट साहब ने अपने बुक में मेंशन किया माई इंडिया में, तो लगा कि अच्छा ये था मामला। तो ये सुल्ताना डाकू का जो इलाका होता था उत्तर प्रदेश, अब जो कि उत्तराखंड भी हो गया, यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे तो। हाँ, तो यूनाइटेड प्रोविंस में होता था। तो ये बहुत यहाँ पे सक्रिय और एक्टिव था। और कॉर्बेट साहब भी इसी इलाके में शिकार किया करते थे। ये बात है 1920 से 22 के बीच की। जी। और सुल्ताना डाकू की जो किंवदंतियां हैं वो मैं भी कई बार मुझे ना बचपन में बताया जाता था कि सुल्ताना डाकू क्यों बना था। ये अपन छोटे छोटे थे ना, तो लोग बताते थे कि उसकी माँ की वजह से। वो कि कैसे? तो सुल्ताना डाकू ने एंड में ना अपनी माँ की ज़बान काट दी थी। लेकिन ये कैसे हुआ? वो एक अंडे की वजह से चोर बना, डाकू बना, कि उसकी माँ ने बोला जा बगल वाले पड़ोसी की मुर्गी ने अंडे दिए होंगे,
अंडे चुरा के ले आओ। वो छोटा सा था 5 साल का, वो गया अंडा चुरा के ले आया। उसको और मजा आया, फिर रोज अंडे से बढ़ते बढ़ते मुर्गी, मुर्गी से बढ़ते मुर्गी ले आया बकरे, फिर। फिर घर में डकैती, और उसकी माँ ही भेजती थी। ये सब कहानियां थी। जाहिर है। और जब एंड में उससे पुलिस पकड़ नहीं आई तो उसने बोला कि 2 मिनट मुझे अपनी माँ से बात करनी है। गया, अपनी माँ का जबान काट दिया कि इसी टेस्ट और लालच की वजह से, भूख की वजह से मैं तुम्हारे वजह से डाकू हूँ, इसलिए जबान काट दी। हालांकि ये सब मनगढ़ंत कहानियां थी। असली बात ये कि 1920 से 22 के बीच में कॉबेट साहब ने मेंशन किया अपनी बुक में माई इंडिया में कि जो अब उत्तराखंड हो गया, यूपी में जंगलों में बहुत सक्रिय था। उसी जंगलों में ये शिकार भी किया करते थे। इनफैक्ट उसका खौफ इतना था सुल्ताना डाकू का कि अगर किसी थाने के सामने से गुजरता था ना तो पुलिस वाला अपनी बंदूक सरेंडर कर देते कि रख ले बाबा, हमें छोड़ दे। और मतलब कॉबेट लिखते हैं कि वो रॉबिन हुड था, गरीबों को कभी उसने नहीं लूटा। बल्कि उस समय सुल्ताना डाकू को, चूंकि अंग्रेजों का टाइम था 1920-22 का जो था, अंग्रेजों ने एक बहुत ही तेज तर्रार ऑफिसर होते हैं मिस्टर फ्रेडी, अच्छा, उनको अपॉइंट किया। और फ्रेडी को लगा कि यार कॉबेट साहब जंगल को जानते हैं तो अपन को दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो फ्रेडी ने कॉबेट साहब से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ सर थोड़ी मदद कीजिए। और उस जमाने में फ्रेडी के पास 300 लोगों का दस्ता बनाया गया, टीम बनाई गई 300 लोगों की, जिसमें 50 घुड़सवार थे कि सुल्ताना को पकड़ना है। अब आप सोचिए कि एक आदमी को पकड़ने के लिए 300 लोग, हुकूमत ने 300 लोग लगा दिए, अंग्रेजों की जो हुकूमत होती थी उस जमाने में, फ्रेडी साहब की तरफ से, फ्रेडी साहब और उनके 300 लोग। सुल्ताना डाकू जब सुराग मिलता तो वो पहुंचते, सुल्ताना फरार। ये घूम रहे जंगल में। बल्कि कई बार ये हुआ कि जंगल में भटक गए, कॉबेट साहब बाहर लेके आए, क्योंकि जंगल वो जानते थे, मिस्टर फ्रेडी नहीं। तो कॉबेट का होना फ्रेडी साहब के लिए बहुत फायदेमंद था, क्योंकि उन्हें जंगल का पूरा इल्म था, हर रास्ते का, हर इलाके का उनको पूरा पता होता था। तो कई किस्सों में ये हुआ कि वो वापस आ रहे थे। तो इतनी मशक्कत के बाद फिर वो पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? बिल्कुल, दिसंबर 1923 का महीना था और मिस्टर फ्रेडी बलबलाए पड़े थे कि इसको पकड़ना है। सुल्ताना डाकू भी बड़ा मतलब फिल्मी टाइप से थे। उसने कहा कि मुझे कोई जिंदा नहीं पकड़ सकता, सोते हो भले पकड़ ले। खाट अकेली लगी तो उस पर सो रहे थे। फ्रेडी ने बोला कि पकड़ेंगे तो जिंदा ही पकड़ेंगे, गोली नहीं मारेंगे। जाके उसके ऊपर, खटिया के ऊपर बैठ गया, सुल्ताना के ऊपर ही बैठ गया कि पकड़ ली, हम फर्स्ट। तो सुल्ताना डाकू यहाँ पकड़े गए और फ्रेडी ऑफ कोर्स जिम कॉबेट की मदद से ही वो यहाँ तक पहुंच पाए थे। राइट। तो इनके जो किस्सा बात चल रही है तो इनकी बात भी कर लेते हैं सुल्ताना डाकू साहब की, कि ये इतने बड़े रॉबिन हुड जो बने, इसका कहीं पे जिक्र आता है कि ये कैसे इनका रुझान हुआ लोगों की, या फिर ये कही सुनी बात है जैसे वो जबान काटने वाली बात थी? क्योंकि अक्सर इस तरह के डाकुओं के साथ ऐसी कुछ बातें जुड़ी जाती हैं कि भाई गरीबों की बड़ी मदद करते हैं और अमीरों को लूटते हैं, गरीबों को नहीं लूटते। गरीबों को कैसे लूटेगा, तो पहले ही गरीब है वो। नहीं, कॉबेट अपनी किताब में लिखते हैं कि सुल्ताना डाकू जो था वो उन्होंने वजह दी कि वो बचपन से जब पैदा हुआ तो उस पर ठप्पा लगा, अच्छा, डाकू होने का, तो उसके पास चॉइस नहीं था, तो वही बना जो उस पर ठप्पा लगा था। और वो खराब इंसान नहीं था कॉबेट के हिसाब से, दिल से अच्छा था, गरीबों को कभी नहीं उसने परेशान किया। बल्कि कॉबेट ने जिक्र किया है कि एक बार जब फ्रेडी साहब जो थे और कॉबेट साहब जंगल में उसके तलाश में निकले थे जी, तो कॉबेट साहब ने देखा बरगद के पेड़ के ऊपर वो बैठा हुआ था। अच्छा। और उनके निशाने पे थे ये लोग। वो चाहता तो गोली मार के इनको निपटा सकता था, क्योंकि उसको पता था कि ये लोग मुझे पकड़ने के लिए जंगल में घूम रहे हैं या मुझे मारने के लिए जंगल में घूम रहे हैं। और उसने वहां पे भी इनको बख्श दिया। क्या बात। कॉबेट ने मेंशन किया है कि वो चाहता तो हमें गोली मार सकता था, एक सेकंड में खेल हो जाता। बल्कि एक किस्सा कॉबेट साहब ने अपनी किताब में मेंशन किया है कि वो एक किसी प्रधान की बेटी की शादी थी, बेटे की शादी थी, सुल्ताना डाकू लूटने पहुंच गया। अच्छा। और उसने वहाँ के मुखिया जो थे, मतलब प्रधान मुखिया को कहते हैं, उससे उसकी बंदूक ले ली और उस जमाने में 10,000 रुपये उससे लूट लिए। भाई साहब। लेकिन जब वो लूट के अपने ठिकाने में पहुंचा तो उसके किसी साथी ने उस मुखिया की बहू को भी उठा ले आया था। सुल्ताना डाकू ने उसको बहुत भड़का, फिर उसकी बहू को बाइज्जत एक तोहफे के साथ मुखिया जी को वापस किया। तो यहाँ पे कॉबेट ने इस चीज का मेंशन किया कि सुल्ताना डाकू बुरा इंसान नहीं था। इंसानियत नहीं होती तो ये क्यों करता। खैर हम तो किवदंतियों में जिएंगे सुल्तान डाकू। बल्कि अभी भी आप जाएंगे
ये भी मेरे ख्याल से मिथ है या नहीं मुझे नहीं पता, बाकी लोग भी जाके चेक ये कर सकते ऐसा हैं। कहा जाता है। हुँ, कि जब आप छोटी हल्द्वानी से कुछ किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले आते हैं, एक जगह पड़ती है गटप्पू, अच्छा। गडप्पू। हुँ, वहाँ एक नदी के बीच में पुराने ब्रिटिश टाइम का कुआँ बना हुआ है। हुँ। लोग कहते हैं इसी में सुल्तान डाकू पकड़ा गया था। अच्छा। हाँ, तो मैं अक्सर वहाँ से जब गुज़रता हूँ तो मुझे बड़ा हँसी भी आती है और मैं रुकता हूँ, उसको देखता हूँ, फिर आगे जाते हैं, छोटी हल्द्वानी आयती कॉर्बेट साहब का गाँव आ जाता है, वहीं से काला डूंगी टुवर्ड्स नैनीताल के लिए रोड जाती है। तो गरीबों की खूब मदद करते थे वो, ये बात कई कॉर्बेट जगहों साहब पे ने आती मदद है। इन द सेंस ऐसा नहीं नहीं, कि मैं सुल्ताना डाकू की बात कर रहा हाँ, वही उसी की बात हूँ। कर रहा हूँ। सुल्तान डाकू गरीबों को नहीं पता, शायद एक वजह ये भी हो सकती है गरीब के पास होता ही नहीं है, जैसा आपने कहा। तो गरीब को लूटने का क्या फ़ायदा है? हुँ, बट उसने कभी बेवजह गरीबों को हुँ। आम आदमी को परेशान नहीं किया, वो रईसों इसी को तरह के लूटा। डाकुओं का रिफ्लेक्शन पुरानी पिक्चरों में इसलिए दिखता है, या ज़ाहिर है रहे होंगे तभी वो हम देखते हैं ना पुरानी फ़िल्मों में हाँ, कि वो डाकू है पर वो ईमान वाला है, उसूल वाला है, और ऐसे लोग रहे हैं। पर अब तो ये डाकू में छोड़िए, अब तो इंसानों इंसानों नॉर्मल लोगों में हाँ, नहीं है। आपको आपको देख के मुझे कई बार लगता है कि अभी-अभी आप मुझसे ओटीपी माँग लेंगे। फ्रॉड का ये आलम हो गया है। सही बात है। अच्छा देखिए, कुछ आया है क्या ओटीपी? एक किस्सा जो जिसका ज़िक्र कर रहे थे कि क्वीन एलिज़ाबेथ जब केन्या गई थी, तो क्या उन दोनों की मुलाकात हुई थी और वो किस्सा क्या था? ये बात सच है। ये बात तब की है जब कॉबेट साहब केन्या शिफ्ट हो गए थे और 1952 1952 की बात है, फरवरी। कॉबेट चूँकि वहाँ शिफ्ट हो चुके थे और वहाँ एक ट्री हाउस पे वो रहते थे। ट्री हाउस आप समझते हैं ना कि पेड़ के ऊपर ही एक अपना नेचुरल तरीके से कमरा बना लेना रहने के लिए, हुँ, उस पे वो रहते थे। और ऐसा कहा भी जाता है कि कॉबेट साहब ने जितनी किताबें लिखी हैं वो हिंदुस्तान छोड़ने के बाद लिखी और राइट। शायद इसी ट्री हाउस में बैठ कर के क्या लिखी। बात है! तो क्वीन एलिजाबेथ हुँ, और प्रिंस फिलिप जी। केन्या के टूर पर थे। हुँ, तब वो प्रिंसेस हुआ करते थे, क्वीन नहीं। अच्छा, ओके। हाँ, उनके तो वो केन्या पहुँचे और उन्होंने जब देखा और उनके रहने का इंतज़ाम भी ट्री टॉप पे ही था, जी। ट्री हाउस जिसको हम कहते हैं। हुँ, और इतना खूबसूरत था कि उसके नीचे ही एक वाटर होल था। जी। वाटर होल आप समझते हैं जहाँ पे जानवर आकर के जी, 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 जी। पानी वगैरह पीते हैं। और उन्होंने फैसला किया कि आज रात में इसी ट्री हाउस पे गुजारूँगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा आता है यहाँ पे। हुँ, कॉर्बेट साहब को जंगल का बहुत अच्छा खासा अनुभव था, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, कीनिया में रह रहे थे तो वहाँ का। तो क्वीन प्रिंस प्रिंसेस एलिज़ाबेथ की ज़िम्मेदारी जो थी वो हुँ, सिक्योरिटी की जिम कॉर्बेट को दी गई हुँ, कि आपकी निगरानी में रहेंगी, कोई जानवर या कोई बात हो तो आप सँभाल लेंगे। हुँ, जिम साहब ने बोला बिल्कुल सही, हो जाएगा। और वो जो उस जगह से जो प्रिंसेस का ट्री हाउस था, इतना खूबसूरत व्यू था कि उन्होंने कहा कि मैं 1 सेकंड भी इस वाटर होल से निगाह नहीं हटाना चाहती, हो सकता है कोई जानवर आए हुँ, और मैं चूक जाऊँ। हुँ, हुँ, तो हुँ, चाय भी उन्होंने वहीं मँगा के पी, वहीं बैठी रहीं वो। हुँ, लेकिन जब हल्का अंधेरा हुआ तो उन्होंने लेपर्ड को पेड़ पे चढ़ते देखा। अच्छा। 1-2 गैंडे उनको वाटर होल पे पानी पीते हुए देखा। फिर रात हो गई, राजकुमारी जो थीं वो सोईं, लेकिन भोर में उन्हें फिर आवाज़ आई, उन्होंने देखा 2 गैंडे वाटर होल पे लड़ रहे हैं। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब पूरी रात जागते रहे, अपनी हुँ, बंदूक लेकर के उनकी निगरानी के लिए। निगरानी करते रहे। चूँकि वो उनको खतरा नहीं था, गैंडे नीचे लड़ रहे थे या लेपर्ड पेड़ पे चढ़ रहा था, तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन पूरी रात ऐसी बीती। खैर, तो प्रिंसेस की रात बहुत अच्छी गुज़री वहाँ पे, हुँ, एक्साइटमेंट फुल था। हुँ, उन्होंने लेपर्ड देखा, राइनोज़ देखे, हुँ, झगड़ा देखा, फिर सुबह का नाश्ता किया उन्होंने और वापस निकल गई। और इत्तेफ़ाक की बात देखिए, जब हुँ, वो रात में वहाँ पे थीं, हुँ, एलिज़ाबेथ, अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत पल उन्होंने कहा कि मैंने बिताए इस रात। उसी रात उनके पिता जॉर्ज 6 का निधन हो जाता है। ओहो! अब वो प्रिंसेस नहीं रहेगी, अब वो क्वीन क्वीन हो चुकी थी। क्या बात है! तो ये पूरा एक किस्सा था क्वीन एलिज़ाबेथ का हुँ, और क्या बात! कॉर्बेट साहब का। बिल्कुल। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा था, और किस्सों की ये ख़ासियत होती है कि एक किस्से से कई और किस्से निकलते हैं। किसी एक शख्स की बात करते-करते हम कुछ और किसी ने लोग। सोचा था कि जिम कॉर्बेट हिंदुस्तान छोड़ के केन्या जाएँगे। हाँ, केन्या में उनकी मुलाकात एलिज़ाबेथ। प्रिंसेस एलिज़ाबेथ से होगी, जो हुँ,
जब उनसे मिल के निकलेंगे तो वो क्वीन बन चुकी होंगी। और एक ही शख्स जिसकी मुलाकात सुल्ताना डाकू से भी होगी और सुल्ताना क्वीन डाकू एलिजाबेथ से भी होगी। क्या एक ये एक ही शख्स जिसने इतने सारे मैन ईटर्स जो हिंदुस्तान के लिए खतरा थे, मतलब 300 लोगों को मारा लेपर्ड ने और टाइगर्स ने, उनको मारना, ये महज इत्तेफाक नहीं कहूँगा, ये मैं कहूँगा कि उनकी ज़िंदगी जो थी कॉर्बेट साहब की, वो कमाल की थी। करेक्ट। मतलब आप सोचिए, छोटी सी उम्र से ही जंगल में इतना लगाव रखना, इतना सारा काम करना, फिर जब पार्टीशन हुआ वो हिंदुस्तान छोड़ के केन्या शिफ्ट हुए, उनकी बहन मैगी भी थी, कमाल की थी मैगी, और फिर वहाँ पे जाके क्वीन एलिजाबेथ से मिलना, सुल्ताना डाकू से मिलना, एक भरपूर जिंदगी में कहूँगा। और उनके हर चीज़ के लिए मैं उनको सलूट ही करता रहूँगा कि साहब कमाल की ज़िंदगी थी। एक भरपूर ज़िंदगी जी उन्होंने, और एक बहुत ही महान शख्सियत थे, और इसीलिए हम आज उनकी बात कर रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं। और क्योंकि 25 तारीख को उनका बर्थडे है। हाँ, हम पहले शो इसीलिए ला रहे हैं ताकि लोग पहले से जान सकें, और इसलिए कि जो वाइल्ड लाइफ की दुनिया है, जो इस दुनिया में जो नए लोग हैं, वो उनको समझ सके और उनकी ज़िंदगी से प्रेरणा ले सकें। बिल्कुल। तो इस पॉइंट से हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और उन चिट्ठियों को शामिल करते हैं जो आप हर हफ्ते बड़ी प्यार और मोहब्बत से हमें भेजते हैं। तो पहली चिट्ठी जो हम आज शामिल करने वाले हैं वो भेजी है तन्मय साहब ने, तन्मय गोस्वामी। इन्होंने पहले भी हमें चिट्ठी लिखी है। वो कह रहे हैं, तन्मय साहब कि प्रिय खानचा, आपसे बात किए हुए काफ़ी दिन हो गया, सोचा एक छोटा सा खत लिख दिया जाए। अरे वाह। दर्शकों के लिए एक शेर है, और इत्तेफाक देखिए कि ये वही शेर है तन्मय साहब का जो मैंने शेर इस शो की शुरुआत में कहा था। पहले से तो नहीं पढ़ लिए रहे? हाँ, हो सकता है कि मेरी नज़र से ये खत पहले गुजरा हो, शायद इसलिए मेरे जहन में रह गया हो। तो शेर कह रहे हैं कि सैर करे दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। कहते हैं कि जंगल धरती के फेफड़े होते हैं जो हमें शुद्ध हवा, पानी और जीवन देते हैं। इसमें रहने वाले जानवर प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं, लेकिन बढ़ती जनसंख्या, कटाई और शिकार से जंगल और वन्यजीव संकट में हैं। हमें पेड़ लगाकर, शिकार रोककर और जागरूकता फैलाकर जंगल और जानवरों का संरक्षण करना होगा। प्रकृति की रक्षा ही हमारे भविष्य की सुरक्षा है। आप इस काम में सक्रिय रहें। थोड़ी किताब भाषा में लिख रहा हूँ, रनिंग लैंग्वेज बाकियों को शायद समझ में ना आए। प्रिय खानचा के लिए एक शेर, रास्ता चाहे जैसा भी हो, अगर चलने वाला ठान ले तो मंजिल दूर नहीं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सादी जुबान में लिखा है, लेकिन बात बहुत बड़ी कही है। बात भी बहुत सरल है, लेकिन रास्ते बड़े कठिन होते हैं गुरु। बहुत बहुत शुक्रिया तन्मय, और लिखते रहा करो यार। अगली चिट्ठी जो है वो अमीर साहब की है। ये बाराबंकी से लिख रहे हैं। कहते हैं, नमस्कार, हम बहुत बहुत आपके फैन हैं और आपके अनुभवों से सीखते हैं। चाहे वो कान्हा की दहाड़ हो या भरतपुर की चहचहाट, हर जगह की अपनी एक कहानी है जो हम खानचा से सुनते हैं। तो इस तरह के पॉडकास्ट और भी आने चाहिए हमारे समाज में, क्योंकि ये हमारे वक्त की मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट के लिए, ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, और बस जमशेद भाई जिंदा रहें, पॉडकास्ट तो चलता रहेगा। आप गए तो दुआ कीजिए आप लोग, इस पॉडकास्ट को आप चाहते हैं आप कि गए तो मैं बंद कर दूंगा, कम से कम 40 दिन के लिए। नहीं आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इसके लिए, और ये बंद नहीं होगा। हाँ, ये है कि आजकल मैं देख रहा हूँ व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो ये कोशिश हो कि हम इसको खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक फॉरवर्ड करें, और क्योंकि अगर ये शेयर होगा, फॉरवर्ड होगा, तो लोग इस अच्छे कंटेंट को जानेंगे। हम लोग बचपन में मैं अभी राज सर से बात कर रहा था, तो मैंने उनको बताया कि हमने बचपन में कॉमर्स की किताब में एक रूल पढ़ा था, एक लॉ, ग्रेशम लॉ कहते हैं उसे। उसमें क्या होता है कि वो बताते हैं कि जो खराब करेंसी होती है ना, वो अच्छी करेंसी को आउट ऑफ सर्कुलेशन कर देती है। कहने का मतलब ये है कि चाहे अगर आपकी जेब में एक अच्छा नोट और एक ख़राब नोट है, तो आप पहले बटुआ खोल के ख़राब नोट आए को पकड़ाते हैं और अच्छा आप अपने पास रखते हैं। तो अच्छा नोट जो होता है ना, वो आपके बटुए में ही रह जाता है, ख़राब चलता रहता है। तो जो ख़राब करेंसी है ना, वो अच्छे को आउट ऑफ सर्कुलेशन कर देती है। तो पॉडकास्ट के मामले में भी ऐसा हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि जो बड़े चलता हुआ कंटेंट है, जो जिसमें कोई सीखने सिखाने की बात नहीं है, जिसमें आप सिर्फ हंसी मजाक और लिप सिंक कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, उसमें वक्त ज़्यादा जा रहा है। वो तो मैं देखने और सुनने वाले पे छोड़ता हूँ, लेकिन मैं हमारे जो सुनने और देखने वाले लोग हैं उनसे इतना कहूँगा कि
कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, बट अपने लोगों को शर्माना भी कैसा। सही इसको बात है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए हम्म, ताकि नंबर अच्छा है और हम बोल सकें सीना चौड़ करके अपने ऑफिस में कि हाँ जी, शेर खां में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, इसे बंद ना किया जाए। हम्म। कुछ कमेंट शामिल कर लेते हैं पिछले एपिसोड से, जिसमें हमने पोचर्स पर हमने बात की थी, जिसमें पहली जो कमेंट है वो अंजना पुरोहित जी का है। कहती हैं जंगल जिंदाबाद, होल्ड माय बियर सन। ये एक साहब ने लंबा चौड़ा एक चिट्ठी लिखी है और इसमें वो कहते हैं कि हेलो खानचा, शेर खान, जमशेद बड़े भाई, मेरा नाम शशांक है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। इस पॉडकास्ट की वजह से मेरी वाइल्ड लाइफ और जंगल के बारे में जानने की रुचि और बढ़ी है। यहाँ तक कि अब तो मैं OTT ऐप्स के भी सब्सक्रिप्शन ले चुका हूँ, लेकिन अपना शेर खान फेवरेट है। सैटरडे को अपना प्रोग्राम सेट रहता है। इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है कि मैं तो अब रिसर्च पेपर्स भी पढ़ने लग गया हूँ। रिसेंटली मुझे पता चला किंग कोबरा को 4 सब स्पीशीज में डिवाइड कर दिया गया है। नदन किंग कोबरा, सदर्न किंग कोबरा, वेस्टर्न और लूजोन किंग कोबरा। बिल्कुल। इसमें से नदन किंग कोबरा और वेस्टर्न घाट्स किंग कोबरा इंडिया में पाए जाते हैं। कमेंट लंबा हो गया है, इसके लिए माफी। एक बार फिर से जंगल जिंदाबाद खानचा। अरे नहीं यार, इतनी अच्छी शशांक। जानकारी दे रहे हैं शशांक आपकी। किंग कोबरा को 4 स्पीसीज में बांट दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मुझे खुशी हो रही है यार कि आपको ये शो देख करके एक जिज्ञासा मन में आ रही है और आप करेक्ट। रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। असली मकसद तो यही है। बस 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 आपने हमारी पूरी भरपाई कर दी यार। थैंक यू सो मच। शेयर कीजिएगा वीडियोस हमारे। थैंक यू। रोबिन खरे कहते हैं बहुत ही कमाल का एपिसोड था और जिस संजीदगी से आप दोनों होस्ट करते हैं इस चैनल को, कमाल है। आप इससे एक रिक्वेस्ट है कि एपिसोड इस टॉपिक पर भी बनाए कि फॉरेस्ट में अगर कोई करियर बनाना चाहे तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ज़रूर, इसके बारे में हम किसी एक्सपर्ट को लाएंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, जो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझा पाएंगे। लेकिन पर ये मोटा टॉपिक मोटा अच्छा है। बहुत अच्छा है। और मोटा मोटा ये है कि बहुत सारे अच्छे NGOs हैं, WTI WII टाइप से, और भी कई ऐसे NGOs हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं। बतौर वॉलंटियर आप वहाँ पे अपनी जो सेवा है वो दे सकते हैं जंगल और जानवरों को। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। हाँ, इतना कहूँगा कि पैसा बहुत नहीं होता है, क्योंकि NGOs तो वैसे भी पैशन डोनेशन पे चलते हैं। ये मामला पैशन का होता है। जंगल में अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं और जंगल के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पैशनेट होना पड़ेगा। पैसा तो आदमी क्या है, बहुत तरीके हैं कमाने के, लेकिन यकीन मानिए जो सुकून आपको मिलेगा वो कमाल का होगा। करेक्ट। मृणालिनी तेजपुर आसाम से लिख रही हैं कि आपका प्रोग्राम दिन प्रतिदिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। असम में भी एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट ने समस्या पैदा कर दी है। सरकार ने अभी जंगली हाथियों के लिए गांव के पास नेपियर घास और बनाना ट्री लगाने की योजना शुरू की क्या है। बात है। गांव में एक्शन ग्रुप बनाए जाएंगे। मृणालिनी तेजपुर मृणालिनी आसाम से। बिल्कुल तेजपुर से हमारा हर एपिसोड सुनती हैं और कमेंट भी करती हैं। कितनी अच्छी बात है मृणालिनी कि वहाँ पे भी अ, कोशिश की जा रही है, उनके लिए घास लगाई जा रही है, केले के पेड़ लगाए जा रहे हैं। इंसान कभी कभी मुझे अच्छा भी लगता है। कई बार तो मैं हमेशा ये कहता हूँ सबसे गिरा हुआ प्रजाति इंसान ही है धरती का। अच्छे कुछ बुरे अच्छे सब काम तरह के करते हैं तो करेक्ट। दुनिया अच्छे लोगों से चल रही है। सभी करेक्ट आप जैसे बुरे हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगी दुनिया ना। अपन लोग बहुत कम, मेरे कुछ आप जैसे बहुत जैसे कम। बहुत बुरे भी होने चाहिए। नहीं, मैं जमशेद भाई कैसे ही पैर खींचते रहता हूँ। साहब खालिद कह रहे हैं, शहाब खालिद माफ कीजिएगा, कह रहे हैं खानचा आप उम्र में मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं आपको चाचा कहने पे मजबूर हूँ। आपके वीडियो देखकर जंगल से प्यार हो गया है और जंगल में रहने वाले जानवरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चचा कहिए, बिल्कुल खानचा भी लोग मुझे जानते हैं 3 साल में। शेर खां तो मैं, मेरा शौक है, हॉबी है। और जमशेद भाई हमारी कोशिश रहती है कि शेर खां ऐसे ही बनाए कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस खत के लिए। डुग्गू भोतिया, आदित्य बाघेल, शिवम पांडे, थैंक यू। कमेंट्स में सारे पढ़ता हूँ। शिवांशी यादव, इन सब ने शुभकामनाएं दी हैं। विजय भयंकर, नीतीश कुमार कह रहे हैं जंगल जिंदाबाद। खानचा और जमशेद भाई को सलाम। खानचा इज अ लवली पर्सन विद सच अ पर्सनालिटी, विल सी मीटिंग यू इन फ्यूचर विद पीर बाबा का दम किया हुआ पानी। अरे यार, डॉक्टर नीतीश हैं ये, हल्द्वानी से। नीतीश यार, पीर बाबा का दम क्यों क्या क्या 19 तारीख को बाय द वे
3 ताल का एक शो जयपुर में हो रहा है। हाँ, वो तो बताना बहुत आप ज़रूरी है। बताइए प्लीज़ उसके बारे में। हाँ, तो 19 तारीख को 3 ताल की महफ़िल जो है वो जयपुर में जम रही है। एक प्लेटफ़ॉर्म है टॉक जर्नलिज़्म, उसके तहत वहाँ पे खानचा, सरदार और कमलेश ताऊ मौजूद होंगे। एंट्री फ्री है मेरे ख़्याल से, हाँ, है ना? एंट्री फ्री है और 6 बजे और शाम को है अपना शो। ये आमेर होटल आमेर में होटल क्लार्क। होटल क्लार्क में। हाँ, होटल क्लार्क है आमेर रोड पे। वहाँ पे ये है टॉक जर्नलिज्म का इवेंट है। हाँ। सैटरडे को ताऊ, सरदार और मैं वहाँ पे रहेंगे। 6 बजे से अपन का प्रोग्राम शुरू होगा। अगर आप जयपुर में हैं तो प्लीज़ आइए और इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। तो ठीक है, अगर आप जयपुर के आसपास हैं तो ज़रूर पहुँचें और इस महफ़िल का भी मज़ा लें। आगे कुछ और कमेंट्स हैं जो नाम ले लेता हूँ। दिनेश भाई हैं, लॉस्ट एंड फाउंड, फ्री सो वाइल्ड। दिनेश भाई तो खैर अपने जान आदमी हैं यार। हाँ। वो सारे कमेंट्स और इनफैक्ट पूरा चैप्टर बना देते हैं। चैप्टर बना देते हैं अपने उसमें ही कमेंट्स में ही। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश भाई। हाँ। जब भी आप इंडिया आएंगे अपन से मुलाकात बिना किए नहीं जाएंगे। ठीक है। आशीष मिश्रा हैं, रविंद्र कुमार, सुभियो अधिकारी, Thank you. गौरव जोशी, हर बार इसकी तरह इस बार भी इनका बिल्कुल गौरव भाई, कमेंट है। लिखते रहिए। कहते हैं कि थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग Jose into this podcast. I watched Poachers and completely forgot that this masterpiece exists. It was actually nice to see the face and figure who headed the Operation Shikari. Thoroughly enjoyed that mini series, and although the storyline was grim and jungle was shown as a dark, gloomy place, it made me respect the forest officials and their enthusiasm toward duty. It's sad but true that wildlife crimes have become high tech, and it's next to impossible to bring them to zero. But hope remains still vigilant, like Joe's and many others remains in helms of commands of forest and organizations such as WTI. Kudos to your team to bring such an estimated guest once again. जंगल जिंदाबाद, गौरव साहब कह रहे थे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू गौरव भाई। और जो गेस्ट आए थे हमारे लास्ट, जोस, मिस्टर जोस, कमाल के इंसान हैं। WTI में CEO भी हैं, लेकिन उस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन शिकार जो उन्होंने नाम दिया था, करेक्ट, मुझे बहुत मज़ा आया था। आपने भी थोड़ा एंजॉय किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके खत के लिए। तो फिलहाल इस एपिसोड के लिए मुझे लगता है कि इतनी जानकारी काफ़ी है। आगे एपिसोड्स में हम फिर जुड़ेंगे और कुछ नई जानकारियाँ लाएंगे। इसी तरह से आप लोग अपनी मोहब्बतें, अपना प्यार बांटते रहिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। इस पर आप चिट्ठियाँ लिखें, वॉइस नोट भी भेज सकते हैं और आप यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं अपना जो भी आपका कमेंट्स हम सारे पढ़ते हैं, खत भी हम सारे पढ़ते हैं, लेकिन जितना शामिल कर सकते उतना कर रहे हैं। करते हैं। तो अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ आपको लेकर चलेंगे जंगल की एक नई दुनिया में, कुछ नए हिस्सों के साथ। तब तक के लिए जंगल जिंदाबाद।